minute. So we'll be starting with chemical reactions and equations. So हमें सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए इसमें. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस कैसे बनती है. आज की क्लास में उसी को डिवोट करेंगे. आई ट्राई माय बेस्ट कि हम बैलेंसिंग तक पहुंच जाए, जिससे आपके पास एक नई चीज हो करने के लिए. आज तो हम बैलेंसिंग तक पहुंचना चाहते हैं. आज का हमारा एम इतना ही रहेगा. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो हमने बचपन में पढ़ी थी केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस. ठीक है. अभी देखेंगे डिफरेंस क्या होता है. बट केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता था, कौन बताएगा मुझे? बोलो. हाँ सर, शुगर. जब जो मतलब किसी भी जो रिएक्टेंट होता है कि जैसे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारी अगर सेम है, ओके. तो सर उसको फिजिकल चेंज. सर फॉर एग्जांपल पेपर कटिंग हो गया. ओके. टेयरिंग ऑफ पेपर. ओके. शिवांश बोलो. आउटकम तो आता है, कुछ नया नहीं बनता. मीन कुछ नया नहीं बनता. हाँ, रिवर्सिबल नहीं होते वो. ठीक है. और कुछ न्यू सब्सटेंसेस फाउंड. ओके. और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा कोई? नहीं. ओके. अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आते हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर में लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है? नहीं 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 नहीं. क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे एंड फिर सोचेंगे इसके बारे में. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है क्या फिजिकल में? केमिकल में आता है. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो जब आपसे नेक्स्ट टाइम पूछा जाए फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस, तो वो क्या होता है कि अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई भी फिजिकल चेंज लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस ले लेते हैं. आइस मेल्ट हो रही है तो H2O था पहले, है ना. आइस क्या थी? आइस है H2O. और आइस को हम लिखते हैं H2O. हम धीरे धीरे सीखेंगे H2OS लिखेंगे हम, क्योंकि आइस है, सॉलिड है, तो हम ब्रैकेट में S लिख दिया हमने. ये कन्वर्ट हो गई, फिजिकल चेंज हुआ इसमें. ये अभी भी क्या रही? H2O, लेकिन अब क्या बन गई? लिक्विड. चेंज इन स्टेट हुआ. इसके मॉलिक्यूलर में तो कोई चेंज नहीं आया. फॉर एग्जाम्पल हमारा एक बड़ा सा ऑक्सीजन का एटम था, उसके साथ दो छोटे हाइड्रोजन के एटम अटैच थे, है ना. तो क्या जब इसको हमने मेल्ट करा, इसमें कोई चेंज आया? नहीं. ये अभी भी क्या रहा? O एंड देन H. एग्जैक्टली. न्यू सब्सटेंस फॉर्म का मतलब यही होगा. बट बेसिक डेफिनेशन आप क्या बोले कि उसके स्ट्रक्चर में, जो हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल सेम है हमारा. जो पहले हमें ओरिजिनली मॉलिक्यूल्स मिले थे, अभी भी मॉलिक्यूल्स वही. अब केमिकल चेंज में क्या होता है? ये किस में हो रहा है? ये फिजिकल चेंज में हो रहा है. ये फिजिकल चेंज में हो रहा है. अगर केमिकल चेंज की बात करें, कोई एग्जांपल लेते हैं केमिकल चेंज का. सिंपलेस्ट एग्जांपल, किसी चीज को बर्न करते हैं. ठीक है. किसी चीज को हम बर्न करते हैं तो जो हमारी जनरली एशेस बचती है, ठीक है, हमारी जो जनरली एशेस बचती है, वो और सब्सटेंसेस होते हैं अदर देन कार्बन. तो कार्बन हमारा पूरा बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एंड कार्बन का कोई एलिमेंट नहीं बचता है. अगर कोई चीज प्योरली कार्बन से बनी है तो बर्न होके खत्म हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम लिखते हैं ऐसे, कार्बन को जब हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं ऑक्सीजन के, तो वो हमें क्या देता है? CO2. हम एशेस वगैरह की बात नहीं करेंगे, हम प्योर फॉर्म में बात करें. ऐसा है, बैलेंसिंग वगैरह की बात नहीं करते, तो छोड़ दो उसको, ऐसे बैलेंस है. बट देखेंगे क्या होती है बैलेंस. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या हुआ? CO2 बनाता है. कार्बन अकेला एक एलिमेंट था, बड़ा सा एक गोला. ठीक है. ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड होता है, वो बाद में देखेंगे हम. ऑक्सीजन ऐसे अटैच थे, ये दो चीजें थी हमारे पास, एंड देन हमने प्रोडक्ट क्या बनाया? CO2. तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना. देख रहे हो स्ट्रक्चर में डिफरेंस? तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, एक नया मॉलिक्यूल बन गया. तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू मॉलिक्यूल इज फॉर्म, जिसकी वजह से ये क्या है? दिस इज अ केमिकल चेंज. एंड हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. ठीक है. हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो हम इन्हीं केमिकल चेंजेस को क्वांटिफाई करेंगे. इन्हीं केमिकल चेंजेस को क्या करेंगे? हम इन्हीं केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, एंड देखेंगे क्या क्या टाइप ऑफ इक्वेशंस होती है एंड क्या क्या होता है. ठीक है. ये लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करना चाहो. Giving you 1 minute. नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या होते हैं. हम ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर चुके हैं.
लेकिन अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, रीड करते हैं एक बार. सो फिजिकल चेंज में व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ फिजिकल चेंज इट्स अ कंपोजिशन रिमेन सेम डिस्पाइट इट्स मॉलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज्ड. तो मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो रहे हैं, मतलब जब फॉर एग्जांपल आइस को हमने क्या बनाया, वाटर बनाया, तो हमारे मॉलिक्यूल आइस में पास पास थे, अब वो थोड़े दूर दूर हो गए, मतलब मॉलिक्यूल्स रीअरेंज हो रहे हैं, लेकिन सेम मॉलिक्यूल सेम ही रहा है. ऑन द अदर हैंड केमिकल चेंज में क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज its molecular composition is changed entirely. Thus, chemical changes involve formation of new substance. तो बिल्कुल सही बोला था हम लोगों ने कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है, बट उसका मतलब क्या होता है कि एक नया कंपाउंड कैसे बन रहा है, बिकॉज मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन चेंज हो रही है. पहले फॉर एग्जांपल पहले उसमें H2O था, अब मान लो कुछ और चेंज हो गया उसमें. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले Fe2O3 था, वो FeO3 बन गया, कुछ भी बन सकता है. डिस्कस करेंगे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं. नेक्स्ट, फिजिकल चेंज इज टेम्पररी चेंज, केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. जनरली फिजिकल चेंज को टेम्पररी चेंज भी बोला जाता है क्योंकि वो रिवर्सिबल है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं वापस से. लेकिन केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. ठीक है, अच्छा रिवर्सिबल का पॉइंट लाते हैं, और रिवर्सिबल के पॉइंट में मेरे पास आपसे बहुत अच्छा एग्जांपल पूछने के लिए कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे जो रिवर्सिबल नहीं है, बट जो हमें समझ नहीं आता फिर केमिकल चेंज कैसे है. फॉर एग्जांपल, अगर एक शीशा है, ग्लास, आई ब्रेक द ग्लास, शीशे को मैंने तोड़ दिया, मिरर को मैंने तोड़ दिया, कैन इट बी फिक्स्ड अगेन? सेम. हाँ ना, नहीं हो सकता. हाँ ना, कौन कौन कहता है नहीं फिक्स हो सकता? तब कहाँ हो तुम, मतलब जो कौन कौन कहता है हो सकता है फिक्स? एक दो तीन, तीन बच्चे कहते हैं हो सकता है फिक्स, और बच्चे कहते हैं नहीं हो सकता फिक्स. चलो ठीक है, हमारा मेन पॉइंट पे रहते हैं. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज सब एग्री करते हैं फिजिकल चेंज है, तो फिर कुछ बच्चे ये क्यों कह रहे हैं कि वो रिवर्सिबल नहीं है? तो तुम्हारा एक पॉइंट गलत हो गया कि फिजिकल चेंज भी हो सकते हैं जो रिवर्सिबल ना हो, है ना. अच्छा, जो बच्चे कहते हैं रिवर्सिबल है, कैसे रिवर्सिबल? तो पेस्ट कर देगा भाई कोई लगा के, और वो बीच में जो मार्जिन आएगा, हाँ वो हीट भी लॉग रखे. अच्छा पॉइंट है तेरे पास. किसी को पता है एग्जैक्टली कैसे होता है? ग्लास बनता कैसे, किस चीज से बनता है, सैंड से बनता है. ग्लास बनता है सैंड से. सैंड को पता है क्या करते हैं, ग्लेजिंग करते हैं, तो उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे जब रखते हैं तो ग्लास बन जाता है. तो आपको पता है क्या करना है, मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, ध्यान से सुनना. सबसे पहले तो आपके मिरर में दो चीजें हैं, सिर्फ ग्लास नहीं है, एक और चीज है. क्या है वो? कोटिंग है. दिख क्यों रहा है? हाँ, सिल्वर कोटिंग है. तो आपको पहले सिल्वर हटाना है उसमें से. द मोमेंट यू सेपरेट ग्लास फ्रॉम सिल्वर, यू मेल्ट द ग्लास, मेक इट अ ग्लास, एंड देन उसके ऊपर आप सिल्वर कोटिंग कर दो दोबारा. इट इज अ फिजिकल चेंज. रिवर्सिबल होने का मतलब होता है हम उसे चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कितनी मेहनत लग रही. उन्होंने मेहनत डिफाइन नहीं करी. फिजिकल चेंज मतलब रिवर्सिबल है नहीं है, कितनी भी मेहनत लगे, रिवर्सिबल है या नहीं है. तो इसीलिए दैट इज अ फिजिकल चेंज. A lot of other changes are not generally reversible in pure sense, but वो भी फिजिकल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पेपर को लेके क्रश कर दूं, पेपर क्रश कर दूं, मैं कितना भी ट्राई करूं उसे हाथ से सीधा करने की, वो नहीं सीधा होगा. मैं कितने भी बुक्स के बीच में रख दूं परफेक्टली जैसा ओरिजिनल था, वो कभी नहीं होगा. बट डज दैट मीन कि वो क्या केमिकल चेंज है? नहीं. अगर मैं एक पेन से पेज पे लिखूं, अगर मैं पेन से पेज पे लिखूं, तो अब वो पेज दोबारा खाली कभी नहीं हो सकता, ब्लैक नहीं हो सकता. बट डज दैट मीन इट्स अ केमिकल चेंज? नो, इट डज नॉट मीन. इंक पेपर पे गई है, उसके एटम्स, अगर मैं एटम्स बनाऊं उसके, तो मान लो एक इंक की एटम एक पेपर के एटम के ऊपर है. ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल इंक का एक पेपर के मॉलिक्यूल के ऊपर है. दिस डज नॉट मीन कि वो मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो गए या कोई नया मॉलिक्यूल बना है. तो बीइंग ऑन टॉप ऑफ इट डज नॉट मीन अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. सो इसीलिए अगर आप मॉलिक्यूल को दिमाग में रखोगे तो कभी फिजिकल और केमिकल चेंज गलत नहीं करोगे. ठीक है. मोमबत्ती की बात करते हैं. सबके घर में कैंडल है, फिजिकल और केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज सब एग्री करते हैं. बिग बर्न हो जाती है, वो केमिकल चेंज है. दोनों होता है उसमें. बिग में केमिकल होता है, एंड बैक्स जो उसके अराउंड होती है वो फिजिकल चेंज होता है. और कोई डिफरेंट आंसर देना चाहता है? सब एग्री करते हैं इस बात से? आई डू नॉट एग्री. अगर वो फिजिकल चेंज होता, इमेजिन करते हैं फिजिकल चेंज, तो जितने भी आपके वो है, क्या बोलते हैं, कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, फिजिकल चेंज है, मेल्ट हो गई, दोबारा सेम कैंडल बना लेते. मतलब हमारे पास इनफाइनाइट कैंडल सोर्स है कि एक डब्बे में रख दो कैंडल को, जलाओ, एंड देन दोबारा उसे ही जला लो.
खत्म क्यों होती है कैंडल? विक खत्म हो जाती है इसलिए। बेटा ऐसा करना, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे क्लास में, मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और ये करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं कैंडल लेके आऊंगा, मैं एक साइड कैंडल जलाऊंगा, एक साइड विक जलाऊंगा। आप लोगों के लॉजिक के अकॉर्डिंग दोनों सेम टाइम पे खत्म होने चाहिए, बिकॉज कैंडल विक की वजह से चल रही है ना, चल तो कैंडल विक की वजह से रही थी, तो विक और कैंडल दोनों सेम टाइम पे खत्म होने चाहिए। तो वो जो वैक्स के वेपर्स है, दैट इज द रीजन की कैंडल जल रहा है हमारे। सो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द विक। विक आपका सपोर्टिंग है। इट्स लाइक कि अगर आपको एलपीजी गैस सब यूज, गैस सिलेंडर सब यूज करते हैं, ठीक है, आप ये थोड़ी बोलोगे लाइटर से आग आ रही है सारी, लाइटर ने तो स्टार्ट करा है, तो विक तो स्टार्ट कर रहा है, स्टेबल रख रहा है, बट जल क्या रहे हैं वेपर्स। तो जिन लोगों को भी लगता है कि इट इज अ फिजिकल चेंज, इट्स इनकरेक्ट, इट इज अ केमिकल चेंज। अ पार्ट ऑफ इट इज गोइंग, अ पार्ट ऑफ वैक्स इज गोइंग अ फिजिकल चेंज, क्योंकि वो मेल्ट हो रही है हाई टेम्परेचर से। बट जो हमारी पूरी कैंडल खत्म हो जाती है, उसका रीजन ही क्या है कि सारी वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर्स बर्न हो रहे हैं। कैंडल इज बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ वेपर्स। इसीलिए तो सोच के देखो ना, जो मोटी कैंडल होती है वो ज्यादा देर क्यों चलती है, पतली कैंडल्स कम देर क्यों चलती है, क्योंकि उसमें ज्यादा वेपर्स है चलने के लिए। फंडामेंटल है, सब गलती करते हैं, टेंशन मत लो, नई बात नहीं। नेक्स्ट, a physical change affects only the physical properties, shape, size, and etc. Chemical changes both physical and chemical properties of a substance into composition. दोनों चीजें चेंज हो सकती है, या हो सकता है कि फिजिकली हमें कुछ ना चेंज दिखे, लेकिन केमिकली कुछ चेंज हो सकते हैं। मान लो एक कंपाउंड था जो कलरलेस था, उसमें आपने कुछ डाला जो कलरलेस हो गया, तो क्या वो सेम है? क्या वो सेम है? नहीं। बट दोनों कंपाउंड कलरलेस थे, इसलिए हमें दिखा नहीं, तो फिजिकल चेंज में भी हमें नहीं दिखा, लेकिन केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट, जनरली फिजिकल चेंज इन्वॉल्व्स लिटिल और नो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सही बात है। केमिकल, और ये हर जनरली बोला है, हर केस में नहीं होगा, कुछ केसेस में हो सकता है। During a chemical reaction, absorption and evolution of energy takes place. सही बात है। Next, generally physical change do not involve production of energy, and chemical involves production of energy. Discuss कर चुके हैं। In physical change, no new substances form. Chemical change, new substances form. Physical changes are reversible. Chemical changes are irreversible. सब discuss कर चुके हैं हम? बोलो। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी जनरली हम बात करेंगे इवेंचुअली, जब हम ये चैप्टर आगे बढ़ाएंगे कि कैसे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मतलब केमिकल चेंजेस में काफी बार एनर्जी रिलीज होती है, नए कंपाउंड फॉर्म होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। फिजिकल में कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ कभी कभी, इसलिए जनरली लिखा है, इसलिए हमेशा ऑलवेज नहीं लिखा। आपकी स्ट्रेंथ लगी है डजंट मीन कि पेपर फाड़ने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी, आप कुछ भी यूज करते हो पढ़ सकते थे, ग्रेविटी भी यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट स्ट्रेंथ लिमिट। डिस्कस करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। नेक्स्ट, डिफरेंसेस आप पीपीटी में सेंड कर दूंगा, उससे लिख सकते हो, तो अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं, पीपीटी में जो भी चीजें होंगी वो आपको दोबारा मिल जाएंगी, इवन इफ यू डू नॉट राइट इट। सो whatever you think is necessary to write down right now, you can write down. ओके, केमिकल रिएक्शंस, तो हमने केमिकल चेंजेस पढ़े अभी, अब देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस एंड न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी ये डिस्कस करा, कुछ नया नहीं, बट ऐसे डेफिनेशन हमें याद करने की जरूरत है, बिकॉज हो सकता है एक मार्क्स में कभी आ जाए। व्हाट आर केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म, एंड जो हमने एटम्स के बारे में बात की थी, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज टू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। समझते हो, मतलब समझते हो, उसका भी डिस्कस करेंगे। Atoms of one atom do not change into another element, only the rearrangement of atoms take place। ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहे हैं, पहले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, लेकिन हम अब एटम्स पे आ रहे हैं कि एक केमिकल चेंज में भी क्या हो रहा है कि पहले हमने जैसे कार्बन का एग्जांपल लिया था, पहले एक कार्बन था हमारे पास एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ठीक है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, एंड वो मिलके साथ में क्या बनाया उन्होंने, कार्बन एंड CO2 विच इज एक कार्बन दो ऑक्सीजन, यही हुआ हमारे साथ, ठीक है, ये कंपाउंड में एग्जैक्टली यही हुआ। अच्छा, अब इसमें देखो ध्यान से, एटम्स पहले क्या थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन, एटम्स क्या भी कार्बन एंड ऑक्सीजन, एटम्स चेंज नहीं। तो कोई ऐसी चीजें होती है जिसमें एटम्स चेंज हो सकते हैं, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, कभी कुछ सुना है जिसमें एटम्स चेंज हो जाते हैं? गेस करो किसको पता है, देवांश को पता है क्या होता है? हाँ बदल सकते हैं, बट क्या बोलते हैं उसको? एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन है इसकी, बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन, हमने डिस्कस भी करी है बहुत रिसेंटली क्लास में। प्लेटिंग नहीं, प्लेटिंग तो कोटिंग है, फिजिकल इम्पैक्ट। बोलो, किसी को पता है कि एटम्स कब चेंज हो जाते हैं? कोई ऐसा केस सुना है तुमने लाइफ में आज तक, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम्स चेंज हो गए, कि एक चीज का एटम दूसरी चीज का एटम बन गया? सर
बन सकते हैं, मैं बता रहा हूँ होता है, मतलब बन तो सकते हैं। देखा कभी क्या? रस्टिंग नहीं यार, उसमें भी कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है, नहीं। हम डेली उस चीज की तरफ देखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। डेली, डेली। क्या? वाटर नहीं, वाटर भी नहीं। सन, सबको पता है सन। सन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बीइंग कन्वर्टेड टू हीलियम। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स, दो हाइड्रोजन के एटम्स साथ में आ रहे हैं, एंड उनकी कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से हो रही है कि वो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं और वो हीलियम बना रहे हैं कि दो, सॉरी, एक और नहीं है इसमें। तो हमारे दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर्स क्या थे? अब देखो मैं दिखाता हूँ। दो हाइड्रोजन सन में क्या हो रहा है देखते हैं। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, अंडर इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल प्रेशर, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रेविटी के अंदर वो कोलैप्स करते हैं, एंड देन वो क्या बना रहे हैं? दो इलेक्ट्रॉन से साथ में आ गए, यानी ये हीलियम बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक्चुअली एटम्स अपना फॉर्म चेंज कर रहे हैं, बट इसमें क्या ऐसा हो रहा है? तो इसीलिए ये केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी हम यही करते हैं, बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम फिजन करते हैं। ये फ्यूजन हो रहा है, दो फ्यूज कर रहे हैं साथ में, हम फिजन करते हैं, हम उसको स्प्लिट करते हैं, क्योंकि फिजन कैन बी कंट्रोल, फ्यूजन हमारे बस की नहीं है करना। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। बोलो इसका। हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, बट वो करना कितना पॉसिबल है वो नहीं पता। Immense amount of energy is required, which is technically not possible. फिजिकल नहीं है वो केमिकल नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डज नॉट इंक्लूड इन फिजिकल और केमिकल चेंज। सर, चेंज इन मॉलिक्यूलर, इट्स अ चेंज इन एन एटम, तो वो बहुत डिफरेंट चीज। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन का। तो अभी सबसे कॉमन हम ये लिख रहे हैं, जो नॉर्मल इक्वेशन की फॉर्म लिखेंगे, C+O2 बिकम्स CO2, एंड इसके स्टेट्स ऑफ मैटर लिख देते हैं। तो कार्बन, जनरली हम कोई वुड का पीस होगा, प्रॉपर कार्बन कोई सॉलिड पीस होगा, तो उसके आगे हमने सॉलिड लिख दिया। ऑक्सीजन कोई गैस है, गैस लिख दिया, एंड CO2 भी एक गैस है, तो हमें गैस, ठीक है। CO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ये हम सीखेंगे सब, ये सब क्यों लिखते हैं। जब हम हीट करते हैं इस चीज को, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 बनाता है, एंड इसे हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ एनीथिंग, जिसमें भी कार्बन। नेक्स्ट, द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिएक्टेंट्स। तो ये दोनों चीजें क्या थी हमारी? इन दोनों ने रिएक्ट करा साथ में कुछ नया फॉर्म करने के लिए, तो ये रिएक्टेंट्स है। एंड देन जो हमें मिला फाइनल, वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली एक्सपेरिमेंट जो आप कोई भी बुक रेफर करते हो, प्रतीक रेफर करते हो, लक्ष्मी सिंह रेफर करते हो, एनसीईआरटी रेफर करते हो, हर बुक ने पहला एग्जांपल सेम करा है क्या? हाँ, तो मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करने वाले हैं? हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन करने वाले हैं। इसका प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी हम जरूर लिखेंगे, लेकिन अभी हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सो दिस इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, सबसे पहले से एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझते हैं, एंड देन उस प्रोसेस को एक बार लिख भी लेंगे, मैं आपको भेजता हूँ। तो पेयर ऑफ टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा है, हम सबका पर्पस समझेंगे, ठीक है। हम एक्सपेरिमेंट में जो भी करेंगे, आज से अभी से जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हम करेंगे, हम हर चीज का पर्पस समझेंगे। तो इसने पेयर ऑफ टोंग से क्यों पकड़ा है मैग्नीशियम रिबन? बोलो। क्योंकि हीट कंडक्ट करेगा, हाथ जल जाएगा, सिंपल है ना। हाथ जल जाएगा, तो हमने पेयर ऑफ टोंग्स यूज करा है जिससे हमारा हाथ ना जले, फिर हमने मैग्नीशियम रिबन यूज करा है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन एक सिंपल हमारे पास आर्टिकल है, जो रेडिली अवेलेबल है, लैब्स में जनरली आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने एक बर्नर यूज करा है। बर्नर क्यों? बर्न करने के लिए हीट के लिए हमें चाहिए, तो हमारे पास एक क्लासिकल बर्नर है जो लैब में मिलता है। देन हमने जब इसे बर्न करा, उसके बाद बर्न करने के बाद हमने इसे वॉच क्लास में लेके आया। वॉच क्लास में सिंपली क्यों? जैसे हम देख पाए कि उसमें से बाय प्रोडक्ट क्या बचता है। तो जब हमने उसे वॉच करा, तो बचा हुआ प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब ये बर्निंग मैग्नीशियम रिबन से, ये वाइट लाइट के साथ ग्लो करता है। मतलब आवाज तो हर बर्निंग में थोड़ी बहुत आती है, बट नॉट नॉट नथिंग स्पेशल, ठीक है। तो व्हाइट लाइट से ग्लो करता है, व्हाइट ग्लो है रिबन को बर्न करने में, एंड ठीक है, इतना काफी है। एंड इसकी रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन भी आप नेक्स्ट में आई गेस मेंशन है, नहीं? हाँ, मेंशन। तो इसके एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट हम इसकी रिएक्शन देखेंगे क्या होता है। तो इट्स सिंपल एक्सपेरिमेंट, क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ऑब्वियसली अब हम इन एशेस से
ये जो हमारे पास एशेस बचे हैं विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और MgO। अच्छा, MgO अभी अभी हमने सीखा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वैलेंसी मैग्नीशियम की +2 और ऑक्सीजन की -2, सिंप्लीफाई करेंगे 1 1, कंपाउंड क्या बनेगा MgO। सो इफ आई राइट MgO, आपको पता होना चाहिए कि ये बनाना आता है, हमें नहीं भी लिखा दिया MgO में मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया, हमने खुद बना लिया। ठीक है, ओके। इसका एक्सपेरिमेंट एक बार लिखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। तो मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, मुझे इतनी कहानी लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो विल टेक अ रिबन, विल टेक अ रिबन, मैग्नीशियम रिबन लिख सकते हो साथ में कि मैं भी लिखने वाला। एक मैग्नीशियम रिबन and clean it by rubbing its surface and clean it by rubbing, अभी डिस्कस करेंगे क्यों करते हैं, rubbing its surface with sandpaper। सैंडपेपर सबको पता है क्या होता है, कभी नहीं पता हो तो आप किसी भी शीशे वाली दुकान में चले जाना, उससे बोलना सैंडपेपर दिखा दो, वो दिखा देंगे। स्मूदन करने के लिए होता है, रफ सरफेस। डजंट मीन कि आप अपने फोन के टेम्पर ग्लास को स्मूदन करने की कोशिश करोगे, ठीक है, प्लीज मत करना, मैंने ट्राई करा था, बहुत मजा आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लीन कर लिया अब हमने उसे। नेक्स्ट, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन, जो हमने बात करी थी, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ नॉन्स। ठीक है, at one end and second point है, heat the other end over a burner। Next, the magnesium ribbon, the magnesium लिख लेना पूरा, ribbon burns with dazzling white flame, हमने डिस्कस करा। Last step, hold the magnesium burning ribbon over a watch glass so that the magnesium oxide, पूरा लिखना प्लीज, powder is collected in the glass। ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट। Step 1, dazzling white flame। Step 2, step 3, step 4। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सीखा हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, Mg plus O2 becomes in the presence of heat becomes in the presence of heat becomes MgO। इसको हमने, याद हो तुम्हें, तुम लास्ट क्लास में हमने कुछ बैलेंसिंग जैसी बात करी थी कि जितने एटम्स इधर है उतनी तो हो सकते हैं इधर, तो इसलिए हम इसे बैलेंस भी कर देते हैं। बैलेंसिंग भी अभी हम थोड़ी देर में, Mg in the form of solid, oxygen in the form of gas becomes MgO, which is again a
सॉलिड। ठीक है, जल्दी लिखो। क्या? नहीं, हीट। ठीक है, ठीक है सबने। हम्म। तो हाँ जी, इवेंचुअली बात करेंगे, एक्स्ट्रा है वो तो, कभी और बात करेंगे। The more, the bigger the star, the denser the elements are there. ठीक है, eventually acids को इसीलिए denser elements बने। अभी बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ेंगे, not the series। बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई चीज केमिकल रिएक्शन है, ऐसे क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिससे हमें पता चल सकता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बीइंग, अभी डिस्कस करेंगे कि करके सबको, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ precipitate, TAT, precipitate, C, change in color, change in, क्या नहीं बात करेंगे इसके बारे में, change in temperature, and lastly change in state। state मतलब state of matter, solid, liquid, gas। जल्दी लिखो फिर डिस्कस करते हैं। क्या सबने? अच्छा, इसके जो रिएक्शंस होंगे वो तो इवेंचुअली हम पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कुछ कुछ रिएक्शंस में एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही होगी, कुछ में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर। मैं स्पेसिफिकली अभी सबके एग्जांपल्स नहीं लिखाऊंगा, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब क्या है। मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस सिंपली देख लो कि कभी कभी क्या होगा कि हम एक रिएक्शन अगर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जिंक को Zn प्लस H2SO4, या आप पढ़ोगे रिएक्शन होती है मेटल विद एन एसिड, ये एसिड है एंड ये मेटल है। मेटल तो सबको पता है जिंक है, बट ये एक एसिड है। तो जब मेटल एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ZnSO4 जो एक सॉल्ट है, प्लस हमें मिलती है एक गैस जिसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हुआ, यहाँ पे एक नया फॉर्म हुआ है जो एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब ये गैस इवॉल्व करी है ऐसे रिएक्शन में, तो इसलिए कभी कभी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि एक गैस इवॉल्व होगी। हम इसकी प्रेजेंस टेस्ट करना भी सीखेंगे इवेंचुअली दूसरे नए जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब समझ लेते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है आपको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, तो कभी कभी क्या होगा कि हमने जब दो चीजों को रिएक्ट कराया साथ में, तो जो हमें फाइनल कंपाउंड मिला वो, मान लो इसमें एक्वस लिखते हैं। एक्वस लिखने का मतलब है ये वाटर में है इसका कंपाउंड। ठीक है, एक्वस लिखने का सिंपल मतलब वाटर में इसका कंपाउंड होना, कि जैसे ये एक्वस था ये भी, तो ये भी एक्वस बन गया। कुछ चीजें होंगे जो एक्वस नहीं होंगी, एक्वस नहीं होने का मतलब वो वाटर के साथ नहीं मिल रहे हैं। याद है बचपन में हमने तीन चीजें पढ़ी थी, क्या चीजें पढ़ी थी?
होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, जिसमें से हमने सॉल्यूशंस पढ़े थे, और सॉल्यूशंस के अलावा क्या पढ़े थे, सस्पेंशन पढ़े थे, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़े थे। तो अगर कोई चीज वाटर में सॉल्यूशन बनाती है तो हम उसे EQ लिखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एंड अगर वो नहीं बनाती है, सस्पेंशन बनाती है, तो हम उसे लिखते हैं प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। याद आई 9th? ऐसे क्यों देख रहे हो, थोड़ी तो कम आएगी, तो बता तो दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं चेंज इन कलर। कुछ सब्सटेंसेस में क्या होगा, आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट चेंज इन कलर मतलब क्या, कलर चेंज हो गया, ठीक है, सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया। तो कभी कभी जैसे हम एसिड बेसिस में पढ़ेंगे कि जब मैं किसी एसिड को, मान लो H, सिंपली एसिड के साथ जब मैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन लिखते हैं, एसिड के साथ जब मैं क्या करता हूँ, कोई भी लिटमस, रेड लिटमस मिलाता हूँ, रेड लिटमस में मैं, सॉरी ब्लू मिलाएंगे, रेड नहीं, एसिड में मैं अगर रेड लिटमस मिलाता हूँ, रेड लिटमस क्या होता है वो धीरे धीरे आप देखोगे, हाँ ब्लू लिटमस मिलाता हूँ तो वो हो जाएगा रेड लिटमस, ठीक है, मतलब उसका कलर चेंज हो गया। लिटमस पहले एक ब्लू सोल्यूशन था, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले और उसका कलर चेंज हो गया, क्या हो गया, रेड लिटमस बन गया। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही होगी। बहुत टाइप के होते हैं, लिटमस पेपर होता है, लिटमस लिक्विड होता है, देन होते हैं काफी टाइप के इंडिकेटर। देन नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे जो एक्सोथर्मिक होंगे, ठीक है, जैसे ये भी एक रिएक्शन, ये इसका ही एग्जांपल ले लेते हैं हम, Zn+H2SO4, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ऐसे हीट, तो हीट इवॉल्व हुई, टेम्परेचर चेंज हुआ हीट इवॉल्व होने की वजह से, तो देयर वुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर इन सम केसेस, ठीक है, देयर कुड बी अ चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत कॉमन है, हो सकता है कि किसी चीज का स्टेट ही बदल जाए, पहले वो सॉलिड थी लेकिन आगे चल के वो लिक्विड हो जाए, ठीक है, या फिर कोई नई सब्सटेंस, पहले हम दो सॉलिड चीजों को मिक्स करें एंड कोई लिक्विड चीज बन जाए। हाँ, तो अभी जो हमने सबसे बेसिक एग्जांपल लिया था उसमें क्या हुआ था, एक सॉलिड था, एक गैस के साथ रिएक्ट करके वो भी गैस बन गई, तो हमारा चेंज इन स्टेट भी होता है केमिकल रिएक्शन। दीज आर द फ्यू पॉइंट्स, इन सबके अलग अलग एग्जांपल्स है। जैसे डैम्पर को बर्न करना इज, हाँ चेंज 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 इन स्टेट ऑफ मैटर, डायरेक्टली वो क्या कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली वो गैस बन रहा है, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्शन था अभी जो हमने डिस्कस करा, किसका, जिंक का विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक लिया है, सल्फ्यूरिक होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक, सल्फर का एसिड, ठीक है, सल्फरस एसिड, पढ़ेंगे ये सब, पढ़ेंगे डिटेल में। एंड ये हमने करा था एवोल्यूशन ऑफ हीट के लिए। एवोल्यूशन ऑफ हीट में क्या, एक और एग्जांपल क्या है कि जब हम CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट, कुछ हीट रिलीज होती है जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर मिक्स करते हैं, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड थोड़ी हीट इवॉल्व होती है। बाय द वे इसके सारे कंपाउंड्स आज हमने बनाना सीखे, तो हम सीख सकते हैं CaO का कैल्शियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, सिंप्लीफाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्या बना, CaO, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई में माइनस यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है और फर्क नहीं पड़ता, H2O, ठीक है, CaOH की बात करते हैं, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी अभी कॉपी में लिखा है, देखो कितनी है, -1, कैल्शियम की 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, Ca, लेकिन OH पूरा एक आयन है तो इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, ब्रैकेट एंड देन ट्वाइस करेंगे, तो अगर आप ये लिखते हो CaOH ट्वाइस, गलत है, दिस इज सिंपली H2 है, ब्रैकेट लगाना है, ऊपर लगा दिए, ऊपर इज वैलेंसीज इन केमिस्ट्री, नीचे इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये मैथ्स नहीं है, पावर नहीं है इसमें, तो केमिस्ट्री में नीचे होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम क्या हो रहा है, 51 हो गए, आज लेट छोड़ूंगा तुम्हें, क्या करोगे। केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, ठीक है। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substance is known as a chemical equation। हम ऑलरेडी जितनी चीजें लिख रहे थे वो सारे केमिकल इक्वेशन ही थे, लेकिन इन्होंने अब हमें बताया क्या होती है केमिकल इक्वेशन, जब हम
एलिमेंट्स के सिंबल यूज करें, ठीक है। दो चीजें बोली इन्होंने, पहली बात हम हेल्प ऑफ सिंबल्स, अब हम मैग्नीशियम पूरा वर्ड लिखने की जगह क्या लिख रहे हैं, Mg, तो हमने सिंबल यूज करा है मैग्नीशियम के लिए जो हमने ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं। तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले भी लिखे हैं हमने कुछ, फॉर एग्जांपल हमने अगर MgO लिखा है तो एक फॉर्मूला ही तो है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कैसे कंपाउंड बनता है उसका, ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इट्स नोन एज अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। तो कुछ एग्जांपल्स हम ऑलरेडी बहुत सारे लिख चुके हैं तो मुझे दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन केमिकल इक्वेशंस और दो टाइप की हो सकती है, एक तो स्केलेटल हो सकती है या फिर बैलेंस्ड हो सकती है, अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में, स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड। स्केलेटल मतलब सिंपली कि हमने स्केलेटन बना दिया, पहले स्केलेटन समझते हो कि रादर देन डूइंग एवरीथिंग किसी चीज का स्ट्रक्चर बना दिया पहले, बाद में देखेंगे कितने एटम्स आ सकते हैं। तो जैसे हमने MgO मैग्नीशियम का ही सबसे एग्जांपल, मैग्नीशियम हमने अभी एक्सपेरिमेंट करा वही लेते हैं, Mg + O2 बिकम्स MgO, ये हमने बना दिया, हमने चेक नहीं करा किसमें कितना एटम्स है, हमने बस एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना दिया। बैलेंस में हमने क्या करा, बैलेंस में हमने अब चेक करा कि किसमें कितने एटम्स है, तो हमने देखा यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी कितने होने चाहिए 2, बट यहाँ पे अब मैग्नीशियम 2 हो गए तो मुझे यहाँ पे 2 मैग्नीशियम करने पड़ेंगे। अब मैग्नीशियम कितने है इस साइड 2, ऑक्सीजन कितने है इस साइड 2, और प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम कितने हैं 2 एंड ऑक्सीजन कितने हैं, तो अगर 2 इसके आगे लगता है इसका मतलब ये सबसे मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड 2 अगर यहाँ नीचे लगता है तो मतलब ये सिर्फ इमीडिएट जो इसका सब्सटेंस है उसके साथ। प्रोडक्ट अगर 2 यहाँ पे आगे लगा हुआ है तो उसका मतलब है यहाँ इसके पीछे जो भी चीजें आएंगी वो सारे इंटू 2 है, ठीक है, याद रखना है। बैलेंस अभी क्वेश्चंस करेंगे तो ढंग से समझ आएगा, लेकिन अभी के लिए समझ आए बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। इसी में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर दे दोगे जैसे सॉलिड, गैस एंड सॉलिड, तो ये प्रॉपर आपकी इक्वेशन बन जाती है व्हिच रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग। दिस इज अ प्रॉपर इक्वेशन जो आपको सीखनी है। के बाद बैलेंस एंड अनबैलेंस, कुछ बैलेंस हम लिखते हैं एंड देन आप अनबैलेंस लिखते हैं एंड देन उसको आप बैलेंस बनाने की कोशिश करो, वो रैंडम इक्वेशन बताते हैं। Zn, पहले तो ये देखना है कि बैलेंस है नहीं है, आइडेंटिफाई करना सीखना है आपको। Zn प्लस H2SO4 gives, अभी हमने लिखा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। अच्छा, पहले सब सोचेंगे आराम से कि बैलेंस है नहीं है, पूछूंगा अभी ये करके, बैलेंस है नहीं है, फिर देखेंगे बैलेंस करना है नहीं करना। सबको, सबने देख लिया, सबके पास मन में एक आंसर है कि बैलेंस है नहीं है, ठीक है। तो पहले चेक कर, पहले मैं बताता हूँ आपको फॉर्मर मेथड क्या होगा हर में चेक करने का। सारे एलिमेंट्स काउंट करो, Zn कितने हैं इस साइड, एक, Zn कितने हैं इस साइड, हाँ सिंगल। देन हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं, सल्फर कितने हैं। अब जिन बच्चों को भी लग रहा है सल्फर 4 है, मैंने क्या बोला था, अगर नीचे आ रहा है तो जब तक ब्रैकेट ना हो तब तक वो वर्क नहीं करता, तो यहाँ पे सल्फर 1 ही है, ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है हमें नहीं, तो ये अपने आप में ही खुद बैलेंस है, तो कैसे कुछ नहीं आपको करके नहीं दिखाना, आपको बस बोलना है इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड बस आपको दिखाना है। बट अभी स्टार्टिंग में हम सब में यही करेंगे, ये आदत डालेंगे चेक करने के लिए कि हमें कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करना है। चलो एक और लिखते हैं, तो हाँ, CH4 क्या होता है, कौन बताएगा, किसी को पता है CH4 क्या होता है, मीथेन। कोबाल्ट कहाँ से आ गया, अगर एक कैपिटल लेटर है उसके आगे एक और कैपिटल लेटर है मतलब ये दोनों अलग एलिमेंट्स, याद रखना। अगर कोबाल्ट होगा तो उसके नीचे स्मॉल लेटर आएगा, ठीक है। CH4 इज मीथेन, CH4 इज मीथेन, पढ़ेंगे हम ये भी। CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, पहले काउंट लिखो देन सोचना कि क्या बैलेंस्ड है या नहीं।
योर क्लास माइट एक्सटेंड 5-10 मिनट्स, तो रोना मत प्लीज, ठीक है? ऐसे ही पहले दिन जल्दी छोड़ दिया था, आज कॉम्पनसेट कर लेंगे उसके लिए। ट्राई करो, ट्राई करो। नहीं रुक जाओ, सबको करने तो टेक 2 मिनट्स, इट विल टेक 2 मिनट्स। काउंट करेंगे पहले, क्लासिकल मेथड क्या करेंगे, पहले काउंट करेंगे कार्बन कितने हैं इस साइड, एक। कार्बन कितने हैं इस साइड, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड, ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड, हाइड्रोजन कितने हैं इस साइड। बैलेंस तो नहीं है, फर्स्ट स्टेप में बैलेंस तो नहीं है। अच्छा, अब मिनिमम देखते हैं पहले। ऑक्सीजन इस साइड किधर है, इतना 3 ऑक्सीजन से इधर, इधर 2 ऑक्सीजन से, मतलब इधर कम से कम, अगर देखो इधर 3 है इधर 2 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन सबसे सिंपल दिख रहा है मुझे, मल्टीपल्स में मल्टीपल्स वालों को उठाते हैं पहले। तो H2 है, यहाँ पे H4 है। अब मैं 4 वाले को और बढ़ाऊंगा कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे 2 लगाना ही पड़ेगा मुझे। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब चेंज क्या हुआ, ये देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं अभी, ऑक्सीजन इस साइड 2 है, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 4, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं बोलो 4, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं 4। हमें दिख रहा है कि अब सिर्फ ऑक्सीजन रहता है जो बैलेंस नहीं, यहाँ पे O2 है, मैं इसके आगे 2 लगा दूं, हो गया बैलेंस, सिंपल। तो बैलेंसिंग ऐसे करनी है, आपको ये पूरी कहानी दिखाने की जरूरत नहीं है अगर आप इसके बिना फिगर आउट कर सकते। ब्रैकेट के बाहर, समझा नहीं, मतलब ऐसे उस तरफ नहीं, नहीं उस तरफ नहीं, हमेशा आगे लगाना है। आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो 2H2O, मतलब 2H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है? तो आप पीछे नहीं लगा सकते, तो वो कंपाउंड चेंज हो गया, वो कंपाउंड ही चेंज हो गया। नीचे कुछ लगाना मतलब आप कंपाउंड को चेंज कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री में, हम मल्टीप्लाई मैथ की तरह नहीं सोच रहे थे, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कि 2H2O मतलब 2H2O के मॉलिक्यूल्स है। पहले एक था, मैंने 2 मॉलिक्यूल कर दिए, तो दोनों ही बढ़ेंगे ना, हाइड्रोजन भी बढ़ जाएंगे और ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ठीक है? तो इसे ऐसे करना है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हो गया बैलेंस हो गया। लिखना नहीं मतलब, समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है, दोबारा बोलो। नहीं, ये नीचे आपको सिर्फ ये, आपको क्वेश्चन आएगा जो येलो पार्ट में लिखा था, जो ब्लू पार्ट में लिखा हो आंसर लिख के छोड़ दोगे, बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना होना, काफी होता है। नेक्स्ट, मीथेन। मीथेन क्या होता है, अभी देखा हमने CH4, तो मीथेन, स्पेलिंग गलत लिखी है, तो मीथेन CH4 प्लस O2 becomes CO2 प्लस H2O। अभी तो बैलेंस करा है ना, यही थी ना हमारी इक्वेशन, यही बैलेंस करा है हमने अभी। तो इसको बैलेंस करना सिंपल, बट इसमें सबके नाम दे रखे हैं, तो कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको नाम देंगे रादर देन कंपाउंड देने के, ठीक है? अनकंपाउंड तो हमें बनाने आती है क्योंकि हमें बैलेंस भी आती है, ठीक है? हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। तो ये है मुश्किल क्वेश्चन, ये भी बैलेंस ही करना है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा बनेगा क्या। तो सबसे पहले तो हम आयरन की वैलेंसी सीखते हैं, ठीक है? आयरन की 2 वैलेंसी होती है, 2 एंड 3। आयरन की जो 2 वैलेंसी वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेरस, वेरी गुड, क्या बात है, आपको आता है, वेरी गुड। और ये फेरिक, ठीक है? तो आयरन मेटल Fe रिएक्ट्स विद स्टीम, अच्छा Fe सॉलिड होगा, स्टीम क्या है, वाटर का ही गैसियस फॉर्म। वैसे वाटर को हम लिक्विड लिखते हैं, लेकिन स्टीम क्या हो गया, वाटर का गैसियस फॉर्म, becomes आयरन 2,3 ऑक्साइड विच इज Fe3O4। ये कैसे बनता है मैं बाद में बताऊंगा जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, बट ये बनता क्या है, Fe3O4 विच इज अ सॉलिड प्लस हाइड्रोजन विच इज गैस। बैलेंस करो, रिएक्शन तो मैंने बना दिया, बैलेंस करो। जल्दी, डोंट वरी, लास्ट बैलेंसिंग है, फिर घर छोड़ जाने दो। अच्छा,
काउंट करते हैं बचपन वाला तरीका, Fe1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, यहाँ काउंट करते हैं Fe3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 2, ठीक है। हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले Fe3 है यहाँ पे, ठीक है, एंड O4 है, तो Fe3 है, इधर हम 3 लगा सकते हैं, 3 Fe बन जाएंगे। Fe तो बैलेंस हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 3 बैलेंस हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन किधर है, 4 है। अगर मुझे ऑक्सीजन के आगे 4 लगाना है, मैं यहाँ रैंडमली तो लगा नहीं सकता, मुझे कंपाउंड में मुझे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे H कितने हो गए, 8, मुझे इधर भी H8 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, 4, बैलेंस्ड। नहीं, इसको ऐसे समझो कि 4 लगा, नहीं ब्रैकेट नहीं लगाना, 4 लगाने का मतलब है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट स्टफ, तो आप पीछे लगाओगे तो मतलब क्या, उसका कोई मतलब नहीं बनता। लॉजिकल मीनिंग समझो, हमेशा गलत नहीं होगे बैलेंसिंग। आगे लगाना मतलब 4 मॉलिक्यूल, इसके अब 4 मॉलिक्यूल हो गए तो ऑक्सीजन भी 4 बढ़ गए, एंड हाइड्रोजन 2 थे तो हाइड्रोजन 8 हो गए, ये बैलेंसिंग, ठीक है।